हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम इन द सेकंड क्लास ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की पहले क्लास में हम लोग काफ़ी वेरिएबल्स और उनके बारे में समझ चुके थे। उसके बाद आज हम लोग को जो बेसिक लेवल पे समझना है वो सबसे पहले हम रेट के बारे में समझेंगे और फिर हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे। रेट पे मैंने कहा था कि मैंने रेट के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहाँ से रेट को पढ़ के आना। आप लोग का फोर्स पढ़ के आए होगे, अगर नहीं पढ़े होगे तो एक बार जाके उस क्लास वीडियो को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा वहाँ से आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो रेट बेसिकली था क्या, किसी एक क्वांटिटी का चेंज, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी ले लो जिसको आप मेज़र कर सकते हो, जिसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, वैसी क्वांटिटी का चेंज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये मैंने हिंदी में इसीलिए लिखा कि आप लोग जो शॉर्ट चीज़ें हों वो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बस आपको बताने के लिए मैंने लिखा है कि आप जो सबसे इजी और शॉर्ट मेथड से आप फास्ट लिख पा रहे हो उसमें आप अपना फटाफट लिख लिया करिए। या जो मैं बोल रहा हूँ उसको जैसे चाहो, अगर आप हिंदी लिख सकते हो तो अच्छा हिंदी में ही लिख लो, ठीक है। हमें क्या जानना है, रेट क्या है, किसी एक चीज़ का चेंज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। यह रिस्पेक्ट वर्ड क्यों आया, नॉर्मली जैसे आप जाते हो मार्केट में कुछ खरीदने तो आप वहाँ रेट लेते हो, क्या होता है 30 रुपीज़ पर केजी या 60 रुपीज़ पर लीटर। जब भी हमें रेट लेना होता है तो जिसके रिस्पेक्ट में लेना होता है उसको हम वन कर देते हैं। इतना समझ गए। जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि सपोज आप मार्केट में जाओ, मैंगोज़ के रेट क्या हैं, आम का रेट क्या है, आपने कहा 50 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 केजी आम। देखो जैसे जैसे आम बढ़ेंगे, मान लो एक साइड में मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके ये आम है और यहाँ पे आपके रुपीज़ हैं, तो जैसे जैसे इस आम का अमाउंट आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसके पैसे भी बढ़ते जाएंगे, तो दोनों चेंज होंगे। जैसे जैसे मैंगोज़ का अमाउंट चेंज हुआ वैसे वैसे रुपीज़ भी चेंज हुए। हमें दोनों के चेंज में किसी एक को अगर दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना था तो किसी एक को तो वन करना पड़ेगा। या तो आप ये कहो कि 1 केजी मैंगोज़ कितने रुपए के हैं, यानी इसको 1 रखो और इसका चेंज देखो, या ये कहो कि 1 रुपीज़ में कितने मैंगोज़ मिलेंगे। दोनों में से किसी एक को 1 रखना पड़ेगा। तो हमने क्या डिसाइड किया कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको 1 कर देंगे। जैसे हमारी हार्ट बीट्स क्या है, तो हार्ट बीट्स का रेट, ये लगातार धड़क रहा है दिल, ठीक है, तो इसका रेट निकालना है तो किसने कहा 72 पर मिनट, यानी ये रेट किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम भी किस यूनिट में, मिनट में, कि 1 मिनट में इतनी बार दिल धड़केगा। तो 72 75 जिसका जो भी होता होगा अप्रॉक्सीमेट, वो उसका रेट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग रेट को निकालना समझ चुके हैं और जान चुके हैं, और ये भी जानते हैं कि रेट हर जगह मौजूद है हमारे आसपास। कहानी में नया चेंज तब आया जब हम लोग जो रेट ले रहे थे वो टाइम के साथ लेने लगे, यानी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। जैसे मैंने अभी, तो जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में किसी घटना का या किसी बदलाव का रेट निकालने लगे तो यहाँ पे हमें दो तरह से चीज़ें देखने को मिली। सबसे पहले क्या होता था, शुरुआत की मैं आपको बात बताऊं कि मान लो कोई क्वांटिटी ए है, वो अगर बी के साथ बदल रही, ए भी बदल रहा बी भी बदल रहा, तो जब मैं आपसे कहता कि ए का रेट निकालो विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ए आप क्या करते, आप ए का चेंज लेते, और चेंज को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। ये लिखे हो ना, चेंज। तो जिसका भी चेंज लेना होता वो किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज। तो डेल्टा ए क्या हो जाता, ये हो जाता ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो हमें ये समझ में आ गया कि चेंज के लिए दो चीजें चाहिए, एक इनिशियल एक फाइनल। ऐसे ही बी का चेंज क्या हो जाता, तो ये हम निकालते डेल्टा बी, और डेल्टा बी की वैल्यू हो जाती बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब अगर मैं कहता कि रेट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो आप समझ जाते कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसी को 1 करना है, और जिसको 1 करना होता है हम उसके चेंज से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ये तो फिजिक्स में जानते हो, जिस जिस चीज को 1 करना है उसका जो अमाउंट है उससे डिवाइड कर दो, वो पर यूनिट में या पर वैल्यू में वो वैल्यू हमें मिल जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाता था, रेट हो जाता था। अब अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में रेट निकाल रहा या आपसे कहूं, तो जो बी की जगह अगर टाइम आ जाएगा तो आप डेल्टा टी की जगह क्या लिखोगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल।
तो ये टी फाइनल और टी इनिशियल क्या है? ये टाइम की दो वैल्यूज हैं, किसी घटना के होने के दो समय हैं, एक उस घटना के शुरू होने का और एक उस घटना के खत्म होने का। तो जब भी हमें कोई ऐसी घटना या इवेंट दी जाएगी, अगर ये आप रेट वाली क्लास में पढ़ लिए होगे, फिर भी अगर नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लो, मैं बस आपको रिवाइज कराने के लिए समझा रहा। तो देखो, अगर हम किसी भी घटना या इवेंट की बात करेंगे तो वहां पे देखोगे, क्योंकि अब हमारे लिए जो रेट है उसमें क्या आ गया है? टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है। तो दो तरह से हम किसी घटना को बताते हैं। पहला, उस इवेंट का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अगर हमारे पास कोई इवेंट है तो उसको बताने के दो तरीके होते हैं या दो समय हम रेट पूछते हैं। पहला टाइम इंटरवल में, पहला टाइम इंटरवल में, और दूसरा एट अ मोमेंट या एट अ पॉइंट। यही आपको समझना पड़ेगा। अब जब मैं आपसे रेट पूछूंगा तो वो जो रेट होगा या तो वो एक इंटरवल में दिया जाएगा या किसी मोमेंट या पॉइंट पे दिया जाएगा। इस चीज़ को अगर आप समझ जाओगे तो आपको रेट के दोनों पार्ट भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इतना तो आप समझ गए हो कि रेट किसी एक का बदलाव होता है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब ये कितने तरह के होने लगेंगे? दो। ये चीज़ें कब फिजिक्स में आई? जब रेट किसके रिस्पेक्ट में निकलने लगा? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कैसे दो आई उसको आप एग्जाम्पल से समझो। मान लेते हैं कि ये है पटना और ये है वाराणसी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक ट्रेन आती है जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो हमें पता है कि ये पटना से शुरू होती है, बीच के मान लेते हैं कि 2 स्टेशंस, पटना और वाराणसी के अलावा 2 स्टेशन मान लेते हैं, ए और बी। इन पे रुकते हुए ये वाराणसी पहुंचती है और इस ट्रेन की स्पीड बताई गई है 65 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो ये जो स्पीड निकाली गई होगी, जो कि आपको IRCTC के वेबसाइट पे मिलेगी, ये स्पीड निकालने के लिए उन्होंने क्या किया होगा? उन्होंने ये किया होगा कि पटना से वाराणसी के ट्रैक की टोटल डिस्टेंस वो ले लिए होंगे और ये पता कर लिए होंगे कि ट्रेन पटना से कब चली थी, और वाराणसी स्टेशन पे कॉल करके पूछ लेंगे कि कब वहाँ पे पहुँची है, और टोटल टाइम मेजर कर लिए और टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए, उन्हें स्पीड मिल गई। लेकिन आप बताओ कि ये एक टाइम इंटरवल में, क्योंकि चली किसी और टाइम, पहुंची किसी और टाइम, हमने उस इंटरवल में उस ट्रेन की स्पीड तो निकाल ली, लेकिन क्या ट्रेन हर समय हर एक मोमेंट पे इसी स्पीड से चल रही होगी? जो बीच के 2 स्टेशन हैं वहाँ पे, जहाँ शुरू हुई वहाँ, जहाँ रुकना है वहाँ, ट्रेन कभी एक्सेलरेट हुई होगी, कभी ब्रेक लगा होगा। कभी कभी बीच के जो स्टेशंस हैं या जो गांव हैं जहां ट्रेन को नहीं भी रुकना है, वहां भी हो सकता है कुछ महान लोग होंगे जो चेन पोलिंग कर लिए होंगे। क्योंकि अगर आप इधर के इलाके में आओगे, जो मेरा नेटिव प्लेस है बलिया और ये छपरा वगैरह, तो वहाँ तो आपको ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ मिलेंगी कि अगर उनके गांव से या उनके घर के बगल से होकर रेलवे ट्रैक जा रहा है सपोज़, तो ये उनकी बेइज्जती हो जाएगी कि वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतर के अपने घर तक आएँ। ये बेइज्जती है। वहाँ तो ये इज्जत है कि नहीं भैया, हम तो एकदम अपने द्वार के सामने ट्रेन से उतरेंगे, तो वो वहाँ चेन पोलिंग करके उतरेंगे, भले बाकी लोगों का टाइम कितना भी वेस्ट हो। खैर छोड़ो, हमें उन महान विभूतियों के पास आसपास नहीं फटकना है, उनको हटाते हैं। तो ये तो समझ में आया कि ट्रेन कहीं चेन पोलिंग से रुक जाती है, कहीं स्टेशन पे बीच में रुकी ही होगी, हर समय वो इस स्पीड से नहीं चलती है। तो ये बताता क्या है आखिर? तो ये रेट हमें ये बताता है कि अगर इतने टाइम तक, जो भी यहाँ से यहाँ जाने का टाइम लगा होगा, अगर उतने टाइम तक ट्रेन को इसी स्पीड से चलाया जाएगा तो वो पटना से चलते चलते वाराणसी आ जाएगी। तो ये किसकी बात हो रही? इंटरवल की। 6 बजे चले थे, दोपहर में 12 बजे पहुँचने वाले हो, तो इस पूरे इंटरवल के लिए जो बातें हुई वो ये है, ठीक है। यानी किसकी बात हो रही? इंटरवल की। तो इंटरवल में जो रेट मिलता था, ये पहले तो हम इसको रेट ही बस कहते थे, लेकिन बाद में हमने इसको क्या नाम दे दिया? एवरेज रेट। तो ये हमारा एवरेज रेट हो गया। अब आया एट अ मोमेंट या एट अ पॉइंट क्या है? तो मान लो कि बीच में एक स्टेशन पड़ता है X,
जो नॉन स्टॉप स्टेशन है। नॉन स्टॉप मतलब ये ट्रेन यहाँ रुकने वाली नहीं है। और मैं आपसे कह दूं कि जब इस स्टेशन से ट्रेन गुजरने वाली है, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन की स्पीड बताओ। वो जूम करके गुजर जाएगी, लेकिन आपको उसकी स्पीड बतानी है। आपको मैं ले जाके उस स्टेशन पे पहुंचा दिया हूं, तो आप क्या करोगे? आप जानते हो कि स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और उस डिस्टेंस को कवर करने का टाइम चाहिए। तो अगर इस प्लेटफॉर्म को, इस एक्स प्लेटफॉर्म को, जो छोटा सा दिख रहा, क्योंकि अभी पटना से वाराणसी की पूरी चीज़ लिए हो, अगर सिर्फ प्लेटफॉर्म पे जाना था और मैं इसको बड़ा सा बना दूँ, तो मान लो ये हमारा प्लेटफॉर्म होता, बगल से ट्रैक होती, ट्रेन गुजरने वाली है। आप यहाँ पे मान लो 100 मीटर या सपोज 50 मीटर या मान लेते हैं 30 मीटर के डिस्टेंस पे छोटा सा प्लेटफॉर्म होगा, तो कम डिस्टेंस लोगे। 30 मीटर के डिस्टेंस पे 2 मार्क कर लो और ये देखो कि इस वाले से ट्रेन का इंजन किस समय गुजरा और फिर यहाँ किस समय गुजरा, यानी यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा। मेजर करने पे ये टाइम आया 2 सेकेंड। तो मैं अगर कहूँ कि यहाँ पे ट्रेन की स्पीड बताओ, तो आप क्या लिखोगे? ये होगा 30 मीटर और टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। स्पीड का फार्मूला तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 30/2 यानी कितना आ गया? ये आया 50 मीटर पर सेकेंड। ये वाला तो किलोमीटर पर आवर में है, तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है, ध्यान रखना, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर, तो हम यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फटाफट शॉर्ट में करना हो तो आप सीधे ये कर सकते हो। ये कोई अलग से क्वांटिटी नहीं आई है, बस हमने इनके यूनिट को चेंज किया है। लेकिन चेंज करोगे तो अब ये जो अमाउंट है ये किस में आ जाता है? किलोमीटर पर आवर में। जो लोग नहीं जानते हो ये नोट कर लेना, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो 5 से कितने टाइम्स गया? 3। 18 इंटू 3 कितना आया? 54 किलोमीटर पर आवर। यानी इस प्लेटफॉर्म को पास करते समय ट्रेन की स्पीड 65 नहीं थी कि 54 थी। जब वो बी पे जाके रुक गया होगा, क्योंकि बी तो स्टॉपेबल ये स्टेशन था, तो यहाँ तो उसकी स्पीड 0 है, क्योंकि ट्रेन एक समय पे रुकी हुई है। तो जब एट अ पॉइंट यानी स्टेशन पे या किसी दूसरे टाइम पे मैं आपसे पूछ दूं तो वहां की स्पीड कैसे निकले, तो आपने ये किया क्या? इसको ध्यान से अगर आप देखो तो आपने जो पहले डिस्टेंस पटना से वाराणसी की पूरी ली थी, पूरा डिस्टेंस लिया था, उस डिस्टेंस को छोटा कर दिया और कहाँ पहुंच गए? एक्स वाले प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, इसमें भी प्लेटफॉर्म लंबा लिए हो 30 मीटर का। अगर मैं कह दूं कि इस प्लेटफॉर्म के पास यहाँ एक ठेला वाला है, बढ़िया सी चाय देता है वो, इस ठेले वाले से गुजरते समय ट्रेन की स्पीड बताओ। मुझे पूरे प्लेटफॉर्म को नहीं देखना। तो क्या करोगे? आपकी डिस्टेंस और छोटी हो गई। कहाँ पहले 300-400 किलोमीटर, उससे आए 30 मीटर, उससे आए 1 मीटर। ठेला 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा या कम होता है मान लो। अब इस 1 मीटर की दूरी पे अगर ट्रेन के गुजरने को निकालना है तो आप क्या करोगे? आप एक स्टॉप वॉच लोगे, ये नॉर्मल वॉच ही ले लो जिसमें सेकंड और मिली सेकंड सारे हों, अच्छी वाली। तो अगर हम एक स्टॉप वॉच लेके और इस ठेले के पास खड़े भी हो जाए ना, और हम सोचे कि चलो हम घड़ी देख रहे हैं, ट्रेन का गुजरना देखें, तो वो तो इतनी फास्ट गुजरेगी, आप इमेजिन कर सकते हो कि हम उसको मेजर आंखों से देख के तो मेजर कर ही नहीं पाएंगे। एक ठेले से ट्रेन के गुजरने में तो बस आंखें ब्लिंक हो उतने में वो गुजर जाएगा, है कि नहीं? तो दूसरा एक मेथड ये हो सकता है कि आप एक कैमरा लो, कैमरे के सामने अपनी वॉच को भी कर दो, स्टॉप वॉच को, और ठेले को भी रखो, और ट्रेन के गुजरने को घड़ी के साथ, ट्रेन के गुजरने को ठेले के सामने से पिक्चराइज कर लो। वो जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ होगा उस वीडियो को तो बाद में आप स्लो मोशन में देख सकते हो, और स्लो मोशन में देखो कि जैसे जब क्रिकेट वगैरह में बॉलिंग, बैटिंग और विकेट कीपिंग ये सब देखते हो ना स्लो मोशन में देखने, चेक करने के लिए, तो वैसे ही अगर हम चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि इस छोटे से ठेले के इस किनारे से उस किनारे तक ट्रेन के जाने में कितना टाइम लगा था, वो चाहे जितना भी मिली सेकेंड या डेसिमल में सेकेंड लगा हो, और हम इस ठेले के लेंथ में उससे डिवाइड कर देंगे। तो समझ रहे हो, कहाँ पहले 6 घंटे, फिर 2 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड से भी छोटा टाइम। तो किसी एग्जैक्ट पटना से वाराणसी इज ए इंटरवल, इनिशियल फाइनल, प्लेटफॉर्म एक्स या ये ठेला वाला एक है,
यहाँ दो चीजें नहीं हैं। तो जब एट अ मोमेंट या एट अ पॉइंट की बात आने लगी तो इसको हमने एक अलग से नाम दिया और इसको हमने कहा इंस्टेंटेनियस रेट। ये कौन सा रेट हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट। ये चीजें समझ में आ गई। तो इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम करते क्या है, हमारा इंटरवल छोटा होता जाता है। इंटरवल रहेगा जरूर, क्योंकि बिना इंटरवल के रेट नहीं निकल सकता, लेकिन उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमने क्या किया, इंटरवल को छोटा कर लिया। तो जब भी किसी चीज को हमें छोटा करते जाना होता है तो हम वहां लिख देते हैं कि वो जो है वो टेंस टू 0 है, यानी उतना छोटा कर लो जितना छोटा कर सकते हो। किसी आदमी के पास मान लो सेकंड या मिली सेकंड वाली वॉच होती ही नहीं, तो वो क्या करता, वो उसको नहीं मेजर कर पाता। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल बस कॉपी पे लिखना हो तो कॉपी पे तो हम यही लिखेंगे कि अगर बिल्कुल और ठेले की लंबाई से भी अगर छोटे किसी डिस्टेंस में, या बिल्कुल एक मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं, प्लेटफॉर्म देखो ये आपका प्लेटफॉर्म हो, प्लेटफॉर्म पे एक ये पट्टी पड़ी हुई है, कहा जाए इस पट्टी से गुजरते समय ट्रेन की स्पीड बताओ। पट्टी की जो कुल लेंथ है वो 1 फीट है। आप यहीं पे खड़े हो, आपके समय पास से गुजरते समय स्पीड बताओ, तो क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को 1 मान लोगे, इंटरवल तो आप लोगे ही, अभी भी एक टाइम लोगे, लेकिन वो इंटरवल क्या होता जाएगा, वो बहुत ही छोटा होता जाएगा। हाथ भी बना दो, नहीं तो ये शोले का ठाकुर हो जाएगा। तो अगर ये आदमी खड़ा हो, मैं कहूँ इस आदमी के बगल से गुजरते समय ट्रेन की स्पीड बताओ, तो भी थोड़ी सी लेंथ लोगे। समझ में आया? और कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम बहुत छोटा होता जा रहा है, तो हम क्या लिख लेते हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0। इसका मतलब क्या है, ये बस एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो आपको ये बताता है कि हमने टाइम उतना छोटा लिया है जितना छोटा हम ले सकते थे। तो जब हम किसी चीज को काफी छोटा लेने वाले हों, उसको सिंबल के फॉर्म में दिखाना था, तो हम डेल्टा को यूज करने लगे डी, कि अगर मैं कहीं dt लिख दूंगा तो आप समझ जाओगे कि ये इंटरवल पटना से वाराणसी जाने की बातें नहीं कर रहा। डेल्टा टी कर सकता है, dt ये कर रहा कि ये टाइम तो बहुत ही छोटा होगा। कोई पूछेगा कितना छोटा, जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा। ठीक है, तो इसको नोट करना हो तो कर लो। तो अब कुछ कुछ समझ में आ गया कि अगर एक इंटरवल में या एक दो वैल्यूज के बीच में अगर बातें की जाएंगी तो उस रेट को हम एवरेज रेट कहेंगे, और किसी एट अ मोमेंट या एट अ पॉइंट अगर बात की जाएगी तो वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगी। इसको आप अपने घर के आसपास के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। मान लो ये है आपका घर और ये है आपके घर के कुछ दूरी पे कोई शॉप। ठीक है, आपकी मम्मी ने कहा मॉर्निंग में जाओ जाके दूध लेके आओ, तो आप शॉप की तरफ घर से निकले हो। सपोज आप निकले हो घर से 6 बजे, निकले कुछ दूर चले, लेकिन घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। किसका घर? सब समझ रहे हैं किसका घर। अब जाहिर सी बात है उसका घर पड़ेगा तो वहाँ जाते समय आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो ही जाएगी। उसी का घर जो रात में सपनों में आता है या आती है। ठीक है, उसके चक्कर में फिर याद मत करने लगो, अभी यहाँ पे कंसंट्रेट करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 6 बजे चले हो, मान लेते हैं 100 मीटर के डिस्टेंस पे शॉप थी, आपको जाके यहाँ पे लगभग 5 मिनट लगते हैं। आप 6:05 पे यहाँ पहुँचने वाले हो, दौड़ते हुए नहीं जा रहे हो, मान लो 5 मिनट लग रहा है। ऑफकोर्स जब घर से गुजर रहे होगे, अपने नहीं उस घर से, तो आपकी स्पीड कम हो ही गई होगी। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि घर से शॉप जाने की अपनी स्पीड बताओ, यहाँ दोनों स्पीड आपको कैलकुलेट करनी होती, तो आप क्या करते? 100 मीटर चलना है, 5 मिनट लगे हैं, तो देखो मैंने इंटरवल दिया ना। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो घर से शॉप या टाइम कहूँ तो 6 बजे से 6:05, तो यह इंटरवल है। तो आप क्या कहोगे? टोटल डिस्टेंस लिए और टोटल टाइम यानी 5 मिनट से डिवाइड किया। क्या 6:05 यहाँ लिखते हो? नहीं, क्या लिखते हो? जो इंटरवल, जो डिफरेंस लगा होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल। ये कितना आ जाएगा? ये है मीटर और ये है मिनट, तो ये हो जाएगा 20 मीटर
पर मिनट। ये मीटर TN लिख लेना कि मीटर मिनट समझ में आ जाए। तो ये आपकी स्पीड थी, लेकिन ये स्पीड हर समय नहीं थी। जब आप उस घर से गुजर रहे थे तो आपकी कदम जो थे वो थोड़े धीरे धीरे चल रहे थे, आपकी स्पीड कम हो गई थी। तो मैंने आपके किसी फ्रेंड को भेजा, या वो खुद ही सोचा कि रुको जाके देखता हूँ ये क्या कर रहा है। तो जब ये जाएगा, और अगर मैं इसे कह दूं कि आप जब इस घर के गेट से पास हो रहे हो उस समय आपकी स्पीड वो बताए। तो ध्यान देना, मैंने कहा स्पीड पूछी, घर से शॉप नहीं, गेट से गुजरते समय। गेट कितने हैं? एक है, और उस एक गेट से गुजरते समय आपकी स्पीड निकालनी है। तो अब अगर यहाँ गेट के पास निकालनी है तो हमें जो डिस्टेंस लेनी है वो बड़ी लेनी है कि छोटी लेनी है? वो छोटी लेनी है। चलने में जो टाइम लगेगा वो भी छोटा लगेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका जो फ्रेंड होगा वो यहाँ पे एक मार्क करेगा, छोटा सा 1 मीटर पे या फिर 0.5 मीटर पे या उससे भी कम पे, आपके सिर्फ एक कदम के बराबर के जो गैप होता है उतना वो मार्क करेगा, और देखेगा कि उसको चलने में आपने कितना टाइम लगाया है। तो कुल मिला के जब हम एक के लिए निकालने की कोशिश कर रहे तो भी हम गैप तो ले ही रहे, टाइम तो लग ही रहा, लेकिन वो टाइम या वो गैप क्या है, काफ़ी छोटा है। और जहां भी छोटे की बात आएगी वहां हम डेल्टा को क्या लिख लेंगे? डी लिख लेंगे। 2 पॉइंट यानी बड़ा इंटरवल, एक पॉइंट पे भी इंटरवल लेना है, लेकिन कैसा? छोटा। कैसे पता चलेगा कि छोटा इंटरवल है? तो या तो वहां डेल्टा की जगह क्या लगा हो? डी, या डेल्टा लगा हो लेकिन लिखा हो टेंस टू 0, तो आप समझ जाओगे कि इंटरवल छोटा है। तो एक बात करता है पूरे की और दूसरा बात करता है किसी एक मोमेंट की। तो एक मोमेंट पे अकेले सिर्फ एक सिंगल टाइम पे रेट निकालना पॉसिबल है क्या? तो हम कहेंगे नहीं, रेट निकलेगा तो चेंज पे ही। लेकिन अगर किसी सिंगल टाइम पे या पॉइंट पे निकालना है तो हम ये कह देते हैं कि हम उस जगह पे रेट लेने के लिए जो चेंज ले रहे हैं वो चेंज काफ़ी छोटा ले रहे हैं। अभी भी लेंगे लेकिन चेंज छोटा है। क्लियर हुआ? तो इंटरवल 2 पॉइंट मतलब एवरेज रेट, एक मोमेंट पे या एक टाइम पे या एक पॉइंट पे यानी इंस्टेंटेनियस रेट। फॉर इंस्टेंटेनियस रेट आवर चेंज इज वेरी 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 स्मॉल। इसको फिजिक्स में कहते हैं इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज, ठीक है। तो इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज किस में आता है? इंस्टेंटेनियस रेट में आता है। इतना याद रखना ये दोनों वर्ड्स। तो हमने क्या किया, हम इसको लिखना ऐसे शुरू कर दिए। हटाते हैं आपकी दूध वाली स्टोरी, दुकान तक तो पहुंच ही गए होगे आप कभी ना कभी। तो अगर मैं कह दूं कि एट t इज इक्वल टू T0 हमें रेट निकालना है, तो अब देखते ही समझ जाओगे कि अगर एक टाइम देके मैंने रेट पूछा है तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि एट t इज इक्वल टू T0 लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। डेल्टा t यानी हम इंटरवल अभी भी लेंगे लेकिन क्या है, बहुत छोटा है। ऊपर क्या लेंगे? डिस्टेंस, नीचे क्या रहेगा? टाइम, और ये काफ़ी छोटा होगा तो इसको हम लोग दिखाने लगे d से। तो ये हो गया ds/dt। ये लाइन लिख लेना कि रेट एट t इज इक्वल टू T0। कौन सा रेट होगा? इंस्टेंटेनियस। क्यों? क्योंकि एक जगह है। कैसे निकलेगा? तो इस जगह जाके और डेल्टा t को 0 करना है। उस जगह जाओ और फिर एक चेंज लो और चेंज को छोटा कर दो। तो उस समय छोटे चेंज को क्या लिखने लगे? डेल्टा की जगह d। तो इसको मैथ के लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन हमारे लिए ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस रेट है। मैथ में इसे कहोगे डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। s क्या था? जो चल रहे थे, आपकी पोजीशन, आपकी दूरी, और t क्या है? टाइम है। तो इसको लिखना हो तो सिंबल के फॉर्म में लिख लो। अब चूंकि ये मैथ से आया था तो मैथ के कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। तो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए ये सब कुछ इंस्टेंटेनियस में होगा जहाँ d आएगा, ठीक है। पहला फार्मूला हमें मैथ से ये मिला
कि d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, यानी x टू द पावर n का x के साथ रेट क्या होगा, तो ये होता है n x टू द पावर n माइनस 1। उस पावर को आगे ले जाओ, एक छोटा पावर लिख दो। अभी आपको करना नहीं है, ये तो एक फार्मूला है जिस फार्मूले को बस आपको अप्लाई करना है। अगर ये सिर्फ फार्मूला बता दोगे ना आप, यूकेजी एलकेजी लेवल पे नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट सेकंड के बच्चे को बता दोगे तो वो वही देख के हूबहू कॉपी करके कर लेगा। वैसे ही आपको कॉपी करना है। तो आप अगर बायो के भी हो तो आप इनसे डरते क्यों हो? उन्होंने हमें मेहनत करके दे दिया है, हमें बस उसको कॉपी पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, 3 पावर गया आगे, एक्स पे पावर क्या लिख दें, एक कम। क्लियर है? अगर मैं लिख दूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 6x² तो क्या हुआ, 6 तो 6 ही है, 6 में थोड़ी कुछ चेंज होगा, चेंज तो x के पावर में होना था। पावर 2 कहाँ चला गया आगे, तो 6 इंटू 2, एक्स का पावर 2 में से एक कम करोगे तो क्या बचेगा 1, यानी कितना हो गया 6 इंटू 2 12x। मान लो मैं दे दूं डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब। वही चीज दो बार हमें करनी होगी। यहाँ पे अब करें, अब चलो एक साथ लिखते हैं। तो 4 आगे गया तो 4 इंटू 2, साथ में लिखते हैं, चलो क्या होगा 8x, x का पावर क्या बचा 3, प्लस 3 आगे गया तो 3 इंटू 3 9, x का पावर क्या बचा 2। यही तो करना है, कितना इजी है। नेक्स्ट अगर मैं दे दूं d अपॉन डी टी ऑफ 1 अपॉन टी क्यूब, अब ये थोड़ा सा चेंज हुआ, इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, इसको भी करने लगोगे। पहले तो x और t में चेंज आया, ये x था तो ये भी x, अगर ये t है तो अंदर भी t, दोनों सेम रहेंगे, तभी हम ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ये x ऊपर था तो पावर दिया था, यहाँ तो x ये t डिनोमिनेटर में हो गया, तो पहले इसको ऊपर लाएंगे, तो ऊपर लाने पे क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन डी टी ऑफ t टू द पावर -3। अब इसके बाद तो करना इजी है, -3 कहाँ गया आगे, t का पावर एक कम, तो -3 से एक कम करोगे तो क्या आएगा -2, नहीं क्या होगा, नेगेटिव में चले गए हो ना, -4 -3 -1 क्या होगा -4। अब अगर -4 को चाहो अच्छा लगे तो यहीं तक लिख के छोड़ दो, या और अगर आपके पास टाइम बचा है, फुर्सत में हो, तो t का पावर 4 नीचे लिख दो। ठीक है। तो इसी तरह से करके हम इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू को सीधे फार्मूले से निकाल लेंगे। तो इनको नोट करना हो तो कर लेना। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूले कुल मिला के आप 5-6 पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा, तो एक तो ये फार्मूला बताया। इसके अलावे 2 और फार्मूले मैं आपको बता दे रहा आज, इजी वाले ही, काफ़ी लोगों को याद भी होगा पहले से, कि डी अपॉन डी एक्स आप साइन एक्स निकालोगे तो ये अपने दोस्त cos x में बदल जाता है, और d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x निकालोगे तो ये माइनस के साथ sin x। कहता है कि नहीं मैं तो थोड़ा कुछ चेंज रखूंगा, तो साइन वाले में याद रखना साइन का cos और cos का साइन तो होना है, यहाँ x होगा तो यहाँ x, यहाँ t होगा तो यहाँ t, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा, यहाँ अल्फा होगा तो यहाँ अल्फा, दोनों सेम रहेंगे। ये याद रखना कि साइन वाला प्लस के साथ ही रहता है, cos का जब रेट लेते हैं तो माइनस लगा देते हैं। तो ये फार्मूला और ये 2 फार्मूले, ये 3 ही फार्मूले अभी के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ आपको 1-2 फार्मूले और बताऊंगा, तो इसको नोट कर लो। तो जो पावर दिए गए थे उनका तो आप आसानी से निकाल ले रहे थे। 2 जगह आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं। पहला d अपॉन डी एक्स ऑफ 6 बताओ, यहाँ तो x दिख ही नहीं रहा, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज़ें थोड़े बदलेंगी, और जो नहीं बदल रहा उसका रेट क्या है 0। जिसमें बदलाव ही नहीं हो रहा उसका आप रेट ही नहीं निकाल सकते हो। तो वहाँ कोई भी कांस्टेंट होगा, यहाँ 6 हो, 4 हो, 2 हो, या मैं सीधे यहाँ कोई सिंपल एक कांस्टेंट c ही लिख दूँ, तो इसका रेट क्या होगा 0। ये सीधे 0 कर दोगे, सारे नंबर सारे कांस्टेंट का रेट 0। दूसरा, अगर d अपॉन डी एक्स ऑफ 4x लिखा होता तो क्या करते, तो यहाँ x का पावर कितना है 1। अगर मैं कहूँ कि रेट निकालो तो क्या करते थे 4 इंटू 1, और x का पावर 1 माइनस करोगे तो 1 माइनस 1 यानी 0, x टू द पावर 0 क्या हो गया खुद में 1, यानी वैल्यू क्या हो गई 4।
तो इसको बस ऐसे ही समझ लो कि सिर्फ x अगर अकेले होगा तो रेट निकालने के बाद वो गायब हो जाता है। 6x का रेट 6, 10x का रेट 10, 4x का रेट 4। x अगर अकेला होगा तो उसको हटा देंगे, वही उसका रेट है। तो ये कोई याद नहीं करना है, बस एक बार नोट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोसेस तो समझ ही गए। एक आगे गया, पावर 0 हुआ, और 0 पावर को हम लोग 1 ही मानते हैं। किसी भी टर्म का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू मैथ में कितनी होती है? 1 होती है। तो उसी का यूज़ किए हो, नोट कर लो। तो हम लोग ये समझ गए कि रेट दो तरह के होते हैं। पहला एवरेज रेट, जो कि एक इंटरवल में निकलेगा। इसमें वैल्यू होती थी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी। जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो उसको नीचे रखते हो। इसमें कितने पॉइंट दिए होते हैं? 2 पॉइंट। ये फार्मूला लिखना, सामने लिख लेना 2 पॉइंट्स, कि आपको याद रहे 2 टाइम या 2 पॉइंट के बीच अगर पूछा गया है तो एवरेज रेट ही होगा। मैंने नहीं लिखा, आप यहाँ लिख लेना बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये इंस्टेंटेनियस रेट ये कब होता है? एट अ मोमेंट, एट अ पॉइंट या एट अ टाइम। इसमें कितने जगह चीजें दी जाएंगी? एक। तो जब भी एक पे दिया जाएगा आप समझ जाओगे इंस्टेंटेनियस रेट है। फार्मूला क्या होगा? dx बाई dt। ये कैसे निकलता है? ये मैथ के सर लोगों ने हमें बता रखा है। मैथ के जो पहले के साइंटिस्ट सर लोग थे उन लोगों ने इसको डिराइव किया, रिसर्च किया, और उन्होंने हमें बताया। वो फार्मूले हम सीधे अप्लाई कर देते हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, बस फार्मूले को अप्लाई करके वैल्यू रख देते हैं। इसमें तो हमें फाइनल इनिशियल सब निकालना पड़ता है, खुद घटाना पड़ता है, खुद डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके काम हैं। अब इस पे हम क्या करते हैं, पहले हम पिछली क्लास में जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वगैरह बताए, वहां से लेके यहाँ तक के हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं अभी, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप एक क्वेश्चन लिखो। तो चलो, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। कर सकते हो, ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है जितना कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन है चूंकि डिस्टेंस और टाइम वाला है इसलिए काइनेमेटिक्स का पार्ट मान सकते हो, और एक बार कंपटीशन में आ भी चुका है। क्वेश्चन क्या है कि मान लो एक ड्रिंक किया हुआ आदमी है, कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है ये, तो ये चल रहा है हर एक स्टेप 2 सेकेंड में। ये मैंने उस क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज कर दिया। पर स्टेप इसको कितना टाइम लगने वाला है? 2 सेकेंड। हर स्टेप में 2 सेकेंड लग रहे हैं। और इसके चलने की प्रोसेस क्या है? चूँकि ये लड़खड़ाते हुए चल रहा, कि ये 5 स्टेप अगर फॉरवर्ड चल रहा तो 2 स्टेप बैकवर्ड चल रहा, यानी 5 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड ये चल रहा। 5 कदम अगर चलेगा आगे तो 2 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे यहाँ आया, फिर यहाँ से 5 कदम आगे, फिर 2 कदम पीछे, ऐसे ही ये चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि जिस रोड पे ये जा रहा इसके ठीक सामने 38 स्टेप्स पे एक खुला हुआ मैनहोल है। ठीक है, अब अगर ये यहाँ तक आ गया तो ऑफ कोर्स दुर्घटना होगी और ये मैनहोल में गिर जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इसके यहाँ तक जाने में, यानी कि 38 स्टेप चल के मैनहोल तक पहुँचने में कितना टाइम लगने वाला है। हर एक स्टेप 2 सेकेंड में चल रहा। प्रोसेस क्या है? 5 स्टेप फॉरवर्ड, देन 2 स्टेप बैकवर्ड, देन 5 फॉरवर्ड, देन 2 बैकवर्ड। इसी प्रोसेस से चलना है। तो मैनहोल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जिससे अगर इतनी देर के पहले कोई आ जाएगा तो वो इसे बचा तो सकता है। तो इसके बचने में कितना टाइम है, वो टाइम हमें पता करना है। ठीक है, तो इसको आप एक बार पॉज करके ट्राई करो, सोचो अपने मन से। सोच लिए, क्योंकि यहाँ सोचना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोग ऐसा नहीं कि सर तो पॉज करना बोले हैं, छोड़ो हम क्यों पॉज करें। अब पॉज करके सोचा करो क्वेश्चन को हमेशा। चलो देखते हैं। अगर हम इन दोनों से देखें और हमें ये पता है कि हर एक स्टेप 2 सेकेंड में लग रहा, तो जो 5 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा ये 5 × 2 यानी कितना लगेगा? 10 सेकेंड। फिर 2 स्टेप बैकवर्ड आया तो 2 × 2 यानी 4, तो 10 + 4 ये 14 सेकेंड में रिजल्टेंट 3 स्टेप ही आगे जा पा रहा। 5 आगे 2 पीछे, ओवरऑल कितना गया? 3, और टाइम कितना लगा? तो 5 आगे जाने वाला 10 और 2 पीछे जाने वाला 4, क्योंकि हर एक स्टेप 2 सेकेंड का था। तो टोटल 14 सेकेंड में कितना चल रहा? 3 मीटर। फिर अगले 3 स्टेप्स, फिर अगले 3 स्टेप में फिर वापस 14, फिर 3 स्टेप्स में फिर वापस 14, यही होता जाएगा।
लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आगे आए तो बस ये ध्यान देना कि जो लास्ट वाले 5 इसके स्टेप्स होंगे, उस 5वें स्टेप में तो ये गटर में गिर जाने वाला है ना, मैनहोल में। और अगर ये गिर जाएगा तो क्या ये वापस निकल के 3 स्टेप पीछे चलेगा, 2 स्टेप? तब तो नहीं चल पाएगा। तो जो लास्ट वाले 5 हैं, जो भी वो लास्ट वाले कहेंगे, चाहे 5 कहेंगे तो 5, 7 स्टेप्स कहे होंगे तो 7, जो आखिरी वाले होंगे वो सिर्फ आगे ही होंगे, उसमें पीछे जाने वाली पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि वो पीछे जाने के लिए बचेगा ही नहीं। समझ में आया? तो अगर 38 में से ये लास्ट वाले में 5 माइनस कर दूं तो कितना बचा? 33। इन 33 स्टेप्स तक, ये 33 वाले स्टेप के मार्क तक ये काम होता रहेगा, जिसमें रिजल्टेंट वो कितना चल पा रहा? 3 कदम। कितने देर में? 14 सेकेंड। क्यों? क्योंकि कुछ आगे जाना है फिर पीछे आना। तो अगर पहले 3 कदम चलने में कितने लगे? 14 सेकेंड। मैं कहूँ बताओ अगले 3 कदम में कितने लगेंगे? तो वापस वही काम करेगा, कुछ आगे जाएगा कुछ पीछे जाएगा, फिर कितने लगेंगे? 14। फिर अगले 3 में फिर 14, और यही चीज रिवाइज होती जाएगी कहाँ तक? 33 स्टेप तक। तो ये प्रोसेस कितनी बार? 3 स्टेप वाली प्रोसेस 33 स्टेप तक कितनी बार हुई होगी? तो 33/3 यानी कितनी? 11 टाइम्स। ये 11 बार ये हुआ होगा कि वो 5 कदम आगे गया होगा, फिर 2 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे, फिर 2 कदम पीछे। कितनी बार? 11 बार, 11 टाइम्स। 11वीं बार वो अपनी जगह से कितना आगे आ चुका था? 33। इस 33 के बाद अब उसे और कितना चलना है? तो सिर्फ 5 स्टेप्स चलने थे, 38 पे पहुंच जाने वाला था। और जैसे ही 38 पे पहुंचेगा वो तो मैनहोल में चला जाएगा, यानी लास्ट वाले में पीछे जाने वाली चीज नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ? तो जितना टोटल था उसमें से लास्ट वाला फॉरवर्ड माइनस कर लो, और जो बचेगा वो में देख लो कि कितने इंटीग्रल टाइम्स आ रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये इंटीग्रल टाइम्स ही रहेंगे, डेसिमल में ये नहीं आएगा। अगर डेसिमल में आ रहा है यानी आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है, आप जाके उस क्वेश्चन को वापस चेक करना। तो ये 11 टाइम्स जो हुआ, और हर बार कितने सेकंड लग रहे थे? 14 सेकंड। तो हम कह देंगे कि 11 × 14। इतने में वो कहां तक पहुंचा? 33 तक। यही क्वेश्चन का आंसर नहीं है, खुश मत हो जाना, अभी वो 33 वाले पे पहुंचा है। आगे और कितने चलने हैं? 5। और ये 5 चलने में 5 × 2 कितना लगेगा? 10। तो ये और प्लस 10, ये सॉल्व कर लो। इतने सेकंड में वो मैनहोल में गिरने वाला है। आप में से काफ़ी लोग कर लिए होंगे, कुछ हो सकता है टाइम की वजह से कंफ्यूज हुए हो, तो एक बार इसको रिवाइज कर लो और देख लो। और बस ये याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, लास्ट वाला जो इवेंट होगा आखिरी, उसमें वो सिर्फ आगे ही जाएगा, उसमें पीछे नहीं लौट पाएगा, तो वो वाला पहले टोटल में से माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A man starts from home, move 5 meter east, 3 meter north, then 7 meter east. Find out its displacement and distance. Displacement and distance from home. ट्राई करिए। काफ़ी लोग कर लिए होंगे, जो लोग नहीं किए होंगे सबसे पहला काम ये करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में और छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो पूछते रहते हैं। इससे इसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके तो मैंने बेसिक लेवल से शुरू किया है। सबसे पहले तो आपको ये मैथ आनी, आपको ये मैप आना चाहिए। क्या कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। हम अपने अर्थ के हिसाब से इसी को अपना मैप सिस्टम मानते हैं। तो इस सिस्टम में आप जहाँ से भी वो चले उसको अपना ओरिजिन मान लो, और इसको ओरिजिन मानते हुए जिधर जो कहा गया है उधर चलते जाओ और चल के एरो बनाते जाओ। जैसे मैंने कहा 5 मीटर ईस्ट, तो हम दिखा देंगे कि हम यहाँ से 5 मीटर किधर आए होंगे? ईस्ट में। कितना? 5। फिर 3 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ है? ऊपर, तो यहाँ से 3 मीटर कहाँ गए? ऊपर। फिर 7 मीटर ईस्ट, तो फिर ईस्ट में, ईस्ट की तरफ ही कितना गए? 7।
बाकी तो आपका प्लस माइनस और पाइथागोरस इतने में ही आपका सारा काम हो जाना है। तो अगर देखा जाए तो मैं पूछूं कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस में तो सब ऐड कर देते हो, तो क्या हो जाएगा 5 + 3 + 7 कितना आया 15। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है कि हम इनिशियल पोजीशन को सीधे फाइनल पोजीशन से मिला देते हैं और इसकी जो लेंथ आएगी वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो ये कैसे निकलेगी, तो ये जो 7 ऊपर था, अगर उस 7 को भी मैं नीचे बना के एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं, तो देखो ये 5 था, ये ठीक नीचे लाए हो तो ये 7, तो 5 + 7 ये टोटल कितना आ गया 12। ये हाइट कितनी है 3, ये 12 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी √12 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो मैप में आप उसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो, वो आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे देगा और सीधे काउंटिंग कर लो वो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। इसको नोट करना हो तो कर लो। ठीक है, पॉज करके नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसी तरह का है। लिखो 4 मीटर, a man starts from home, a man starts from his home, move 4 meter east, 4 meter east, then 2 meter south, then 7 meter west, 7 meter west, then 6 meter north, 6 meter north. Find out its displacement. डिस्टेंस तो समझ ही गए, सबको ऐड कर दो। फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। आप ऐसे ही मैप बनाओ, हर एक स्टेप को देखो और बताओ कि वो कहाँ पहुँचा है। फाइंड आउट इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको मैप याद रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमें मैप अगर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे याद है, किधर ईस्ट किधर नॉर्थ होता है। पहला क्या था 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर इधर गए ईस्ट में, फिर 2 मीटर साउथ, 2 मीटर साउथ में गए, फिर 7 मीटर वेस्ट। तो ध्यान देना, अब ये नहीं कि 7 है और बना के यहीं पे 7 लिख दो, तो ये आपका कंफ्यूजन है। जब मैप लेवल पे सॉल्व करोगे तो ये ध्यान देना कि जो डिस्टेंसेज हैं वो भी उसी लेवल पे बनाए। अब मान लो कोई 4 इधर बना दे और 7 इसको कह दे, तो उसका पूरा मैप ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है तो ये 7 थोड़े हो सकता है। वेक्टर में लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को बताता है, तो अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा है तो लेंथ भी बढ़ेगी। तो 7 मीटर चलने का मतलब जितना आगे गए थे उससे ज़्यादा पीछे आए हो। ये कितना है 7। इसके बाद तो 6 मीटर कहाँ गया था नॉर्थ, तो 6। अब देखिए ये 2 था तो 6 यानी ऊपर जाएगा। आपकी कॉपी में और जगह होगी, थोड़ा और ऊपर बना देना। ये कितना है 6, तो ये उसका हाउस था और यहाँ पे वो अभी आया है, और ये जो लाइन होगी यही उसका क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे काउंट करें, तो देखो अगर हमें ये मिल जाए और ये मिल जाए तो पता चल ही जाएगा। तो ये कैसे मिलेगा, ये टोटल कितना है 7, ये 4, तो 7 में से 4 माइनस कर दो, ये आ गया 3 मीटर। ऐसे ही ये पूरी हाइट क्या थी 6, ये नीचे वाला कितना था, तो सामने गए 2, ये पूरा कितना है 6, और ये जो है सामने ये जो आ रहा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना चाहिए था, तो नीचे वाला ये कितना है, तो ये कितना है 2, सामने जाके देख लिए। तो 6 में से ये 2 माइनस कर दिए तो ये कितना आया 4। जहाँ 3 4 देखे हम तो खुश हो गए। √3² + 4² कितना हो गया 5 मीटर। ये 5 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अगर मैं एंगल भी आपसे पूछता तो आपको याद है इस डायग्राम में, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका एंगल बताओ, तो आपको याद है कि 3 4 5 में 3 के सामने वाला एंगल जो होता है ये होता है 37। याद है ना, नहीं याद है तो इसको लिख लेना कि पाइथागोरस के ये 3 4 5 का जो ट्रायंगल बनता है, इसमें 3 के सामने जो एंगल बनेगा वो 37। ये तो पता ही है 90 होगा, तो ये वाला कितना हो जाता है 53। ठीक है, यानी अगर ये उसका हाउस है तो वो वेस्ट से
53 डिग्री पे इधर की तरफ है, कितने पे, 5 मीटर पे। तो ये 53 डिग्री एंगल और 5 मीटर, अगर ये दोनों बता देते हो तो आप उसको पूरे वेक्टर यानी पूरा डिस्प्लेसमेंट बता दिए हो कि इतने एंगल पे इधर की तरफ है, यही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इस डायग्राम को अलग से बनाओ क्योंकि आगे के लिए मैं इसमें कुछ आपको बताऊं या समझाऊं। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, इस डायग्राम से ये बना लो। बन गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा? अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछूं तब तो 5 मीटर लिख दो, आपका काम हो गया। ठीक है, जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा, 5 मीटर लिख दिए, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। अगर मैं कहता हूँ पूरा डिस्प्लेसमेंट बताओ या उसकी फाइनल लोकेशन बताओ या फाइनल पोजीशन बताओ, तो ये सब जो होंगे, लोकेशन, पोजीशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसमें हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, 5 मीटर किधर, राइट। तो उसके लिए हमें इस एंगल को भी बताना पड़ेगा। तो एंगल कैसे बताते हैं? ये जो एंगल मुड़े हो, ये ध्यान देना, ये अगर होम था तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और फील्ड में वो इधर की तरफ आया था। तो ये एंगल किधर मुड़े हो, वेस्ट से किधर की तरफ, ऊपर इधर क्या है, नॉर्थ। तो आप वेस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ रहे, कितना, 53। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे 5 मीटर एट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसको समझो, जिस लाइन से मुड़ना है वो बाद में और जिधर मुड़ना है वो पहले। ए ऑफ बी, जैसे मैंने लिखा है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो इसको लाइन को समझोगे तो आप क्या कहोगे, आप समझोगे कि बाद वाले से मुड़ना है, वेस्ट से मुड़ना है। अब वेस्ट से मुड़ोगे तो ईस्ट में नहीं जाओगे ना, वो तो पूरा यू टर्न हो जाएगा। तो वेस्ट से मुड़ोगे तो या तो ऊपर की तरफ मुड़ के, ऊपर यानी कि अपने एक साइड में मुड़ के नॉर्थ में जाओगे। अब वेस्ट में हो, अपने घर के पास वेस्ट होके अपना फेस करके सोचो, अब वेस्ट में हो, मैं कहूँ मुड़ो, आपके पास कितने ऑप्शन है? रोटेशन नहीं करना है, बस सीधे मुड़ना है चलने के लिए, कितने ऑप्शन है, 2। या तो आप लेफ्ट में मुड़ोगे या राइट में मुड़ोगे। तो अगर आप खुद वेस्ट में हो तो वेस्ट से मुड़ोगे तो या तो नॉर्थ में मुड़ोगे या साउथ में मुड़ोगे। तो किधर मुड़ना है वो मैं पहले बता देता हूं कि नॉर्थ में मुड़ना है। किसका नॉर्थ? वेस्ट से नॉर्थ। तो आप वेस्ट से नॉर्थ में मुड़ो, कितना, जितना डिग्री लिखा गया होगा। क्लियर रहेगा? तो इस डायग्राम को देखो, इस लाइन को पढ़ो, डायग्राम को देखो, लाइन को पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपके ब्रेन में खुद ये रिकॉल हो जाएगा कि इसको कैसे समझना है। हमें बाद वाले से पहले वाले की तरफ मुड़ना होता है, कितना, जो डिग्री लिखा हो। तो जब लिखने की बारी आएगी तो जिधर मुड़ना है वो पहले, जिससे मुड़ रहे हो वो बाद में, और अमाउंट लिख दो। जैसे अब आप इसको खुद बताना, हमारे मैप सिस्टम में इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसको लाइन में लिखना है। आप इसको लाइन में लिखो, तब तक मैं ये सब मिटाऊं। सोचा जाए, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ से हम किधर किधर मुड़ सकते थे, या तो वेस्ट में या ईस्ट में, बस यही होता है। एक से 2 ही साइड में आप मुड़ सकते हो। अभी किधर मुड़े हो, ईस्ट में। तो जिधर मुड़ना है वो पहले, जिससे मुड़ रहे वो बाद में। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट में कितना मुड़ना था, 30 डिग्री। मुड़ के चलना कितना है, 2 मीटर। हो गया। किधर मुड़ना है, पहले, किससे मुड़ना है, बाद में, कितना मुड़ना है लिख दो और डिस्टेंस लिख दो। इसको आप खुद से लिखो अपनी कॉपी में। इसको कैसे बताओगे किसी बच्चे को? अगर इस एरो की तरफ ये जाना होगा तो आप कैसे लिखोगे, बताइए। सबसे पहले क्या देखते हो, किससे मुड़ना है, किससे मुड़ना है, इधर से मुड़ रहे हैं ना, ये कौन सा है, ईस्ट।
एटलीस्ट ये तो ब्रेन में रख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये कौन सा था, ये ओरिजिन हो गया। जहाँ टेल है, वेक्टर का जहाँ टेल है वो क्या है, ओरिजिन। तो देखो ये लाइन कैसी है, ये ईस्ट वाली है। ईस्ट वाली लाइन से यहीं से डिसाइड होगा कि ईस्ट है कि वेस्ट है, नॉर्थ है कि साउथ है, यहाँ से। तो ये लाइन किधर थी, ईस्ट से। ईस्ट वाली लाइन से कितना मुड़ना था, 60। किधर मुड़ना था, तो ईस्ट से या तो नॉर्थ में मुड़ते या साउथ में। किधर मुड़े हो, साउथ में। तो क्या लिखोगे, जिधर मुड़ना है वो पहले, और जिससे मुड़े थे, किससे मुड़े थे, ईस्ट से, वो बाद में। साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से साउथ में। ये लाइन बस याद रखना, ऑफ वाला। कितना मुड़ना था, 60 डिग्री। तो लिख दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से साउथ में 60 डिग्री। कितना चलना है, 10 मीटर। 10 मीटर या तो आगे लिख दो या पीछे लिख दो, बस ये आपका पूरा एक साथ होना चाहिए। और ऑफ के पहले और बाद के टर्म पर ध्यान देना है कि स्टेटमेंट में अगर देखोगे तो जिससे मुड़ना है वो बाद में होगा, और जिधर मुड़ना है वो पहले लिखते हैं। इसी को आप अपने हिसाब से अपने फॉर्मेट में अपने दिमाग में रख लो, नोट कर लीजिए। चलो इसी पे आपको एक मैं 3D टाइप भी क्वेश्चन दे दूं। मान लो हमें एक चारपाई दी गई है, ढाबे वगैरह पे गए होगे तो आप लोग, या गांव के होगे तब तो बिल्कुल देखे होगे। यह आपके चारपाई का फ्रेम है, बस फ्रेम है। अभी अंदर कोई टेप लगा के पूरी चारपाई नहीं बनी है, सिर्फ उसकी फ्रेम है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ये सिर्फ फ्रेम है। यहाँ पे एक चींटी है, इस चींटी को अपोजिट लेग के, ये 4 लेग होते हैं ना, 4 पैर होते हैं चारपाई के, तो एक लेग के बॉटम से, फ्रॉम बॉटम ऑफ वन लेग टू टॉप ऑफ डायगोनली अपोजिट लेग, ये लाइन लिख लेना चारपाई बना के। फ्रॉम बॉटम ऑफ वन लेग टू टॉप ऑफ डायगोनली अपोजिट लेग, साइड वाले पे नहीं, डायगोनल वाले पे अगर जाना है तो जाहिर सी बात है वो हवा में उड़ के तो जा नहीं सकती, बीच में भी नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ है ही नहीं। तो फ्रेम पे वो या तो ऊपर जाएगी या इधर जाए, या तो उस साइड जाए या इधर आ जाए और फिर इधर जाए, या दूसरा यहाँ से ऊपर जाए और ऐसे जाए। ये मत समझना कि मिट्टी पे चलने लगे, चलना इस फ्रेम पे ही है। तो फ्रेम पे गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई। अगर ऐसे जा रही हो तो ये 2D का पार्ट हुआ कि 3D का। तो अगर ध्यान दोगे तो इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, तीनों आ जाएगा। मैं अगर कह दूं कि चारपाई की जो लंबाई है ये हमें दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, ये जो है ये हमें दे दिया गया है 120 सेंटीमीटर, और ये जो है ये हमें दे दिया गया हो 300 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही है। तो आपको बताना है इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी। डिस्टेंस में तो आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही होगी। डिस्टेंस क्या होता है, 20 प्लस 120 प्लस 300, सबका सम कर लो, किस यूनिट में, सेंटीमीटर में। डिस्प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इसमें तो हम सीधे मिलाते थे, तो 2D में मिलाते हो ना। जैसे मान लो मैं सिर्फ इसी साइड के टॉप पे जाने को कहा होता तो ये मिलाते, तो ये क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेते, 2 होते। तो यहाँ तीनों जब होंगे आपको यहाँ नहीं, इस लेग के डायगोनली अपोजिट लेग के टॉप पे जाना था, यानी ये जाना था, ये। तो ये हम कैसे निकालें, तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, तो जहां तीनों हों, आप बस यही याद रखना कि ये होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 3D में आ गए तो 2D में 2 होते हैं, 3D में तीनों रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे ही कर लोगे, 20 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके सम कर लो, 10 को कॉमन ले लेना और बाकी का स्क्वायर करके सम कर लो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये मैंने बस इसलिए बताया कि जहां 3D आई, 3D में आपको तीनों को लेना पड़ेगा। 2D में तो बस हम 2 से काम चला ले रहे हैं, 3D में तीनों को लोगे, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे,
अभी मैं उसी लेवल पे हूँ, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने पे। बस मैं देखा हूँ ना कि कुछ तरह के बच्चे, हो सकता है आप ये सब कर ले रहे होगे, लेकिन जो 11th क्लास में बच्चे आते हैं उनको कई बार ये साइन की प्रॉब्लम होती है, और ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे तो ये तो बेइज्जती है। इसलिए मैं बस ये टाइम दे के समझा रहा हूँ। दूसरा वो ये करते हैं कभी कभी कि जो मूवमेंट वाले क्वेश्चन देते हैं, इवन देखोगे तो कुछ एंट्रेंस एग्जाम में ये अभी भी आता है, इसमें वो लेफ्ट राइट का यूज करेंगे। मैप कई बच्चों को क्लियर होता है कि इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, उधर ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अपने से बोलो कि तुम्हारा राइट हैंड कौन सा है या लेफ्ट कौन सा है, तो ये अभी भी कई बच्चों का, इवन आप में से जो लोग बैठ के वीडियो देख रहे होगे, कुछ बच्चों को पता है कि उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको लेफ्ट कहते हैं, किसको राइट कहते हैं, राइट। तो इसके लिए मैं उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा। आप नोट करिए क्वेश्चन। अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम, मूव 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 7 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न लेफ्ट, मूव 4 मीटर, देन अगेन टर्न लेफ्ट, मूव 4 मीटर। फाइंड आउट इट्स position from, find out his position from his home, his position from his home। अब ट्राई करो इसको, क्योंकि इसमें कुछ डायरेक्शंस हैं तो कुछ लेफ्ट राइट भी है। जिन बच्चों को नहीं आता लेफ्ट राइट वो इसको समझें। जब भी आप कहीं जा रहे होते हो, जैसे मैं कहूँ कि आप ऊपर जा रहे हो, तो जब आप जा रहे होते हो तो मैं आपको छत से देख रहा, टॉप से, मैं ज़मीन पे नहीं हूँ, तो मैं जब देखूंगा और आप जा रहे हो ना, तो मुझे आपका सर दिखाई देगा ऊपर से, ठीक है। आप अगर इधर जा रहे हो तो आपकी आंखें इधर ही होंगी, भूत की तरह ऐसा नहीं होगा ना कि देखोगे आगे और जाओगे पीछे। जिधर जा रहे होगे आंखें उधर ही होंगी। तो जिधर आपकी आंखें होती हैं वहां से आपको मुड़ने को कहा जाए, या कहा जाए कि गर्दन को घुमाओ, तो आप गर्दन घुमा के, या आपकी नज़र है सामने, या आपकी दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखें हैं, तो जो आप देख रहे हो इधर ना, यहाँ से नज़र घुमाओगे तो या तो आप क्लॉकवाइज घूमोगे, घड़ी का घूमना जानते हो ना, ये सर आपका सेंटर होता तो क्लॉकवाइज घड़ी की तरफ, या आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। समझ में आया? तो घड़ी सही होती है, ये क्लियर है, घड़ी वॉच राइट होती है। तो जो क्लॉकवाइज घूमोगे ना, ये आप अपने राइट में मुड़ोगे। बस ये लाइन आप याद रखो, आपको कभी भी लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं होगी। आप जिधर जा रहे हो उधर से अगर क्लॉकवाइज टर्न कर रहे हो तो किधर जाते हो? राइट में। यानी मैं अगर कह दूं कि आपको राइट में मुड़ना है, तो आपको क्या याद रखना है कि राइट का मतलब मुझे किधर मुड़ना है? क्लॉकवाइज। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि क्लॉक एंटी क्लॉक ही भूल जाओगे, लेफ्ट राइट में आपको भूलना हो सकता है। क्लॉक एंटी क्लॉक तो क्वेश्चन करते समय कॉपी में याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो घड़ी को दोबारा देख लेना कि घड़ी की सुइयां कैसी चल रही हैं। तो क्लॉकवाइज चलने का मतलब राइट में जाना, एंटी क्लॉक जाने का मतलब लेफ्ट में जाना। किधर से? जिधर जा रहे थे। किधर जा रहे थे? अपने आगे जा रहे थे। जिधर भी जा रहे हो सामने से, जिधर आपकी नजर है। क्लॉकवाइज मतलब राइट, एंटी क्लॉक मतलब लेफ्ट। तो पहले आप इसको ऐसे लिखो, और आप अपने समझने के लिए लिख लोगे कि राइट का मतलब मुझे किधर मुड़ना है? क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब किधर मुड़ना है? एंटी क्लॉकवाइज। ये आप अपने समझने के लिए कॉपी में लिखो। इतना क्लियर रहेगा? राइट का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कितना मुड़ते हैं? तो इधर या इधर। ये कितना मुड़े हो? 90 डिग्री। कितना मुड़ना है? 90 डिग्री। इसको नोट कर लो। तो चलो देखो, अगर इतने पे एक बार फिर वापस से पॉज करके अगर उस क्वेश्चन को नहीं किए हो तो ट्राई कर लो। कर लिए हो क्या? तो अच्छी बात है, वेरी गुड। देखो सबसे पहले क्या था? 7 मीटर ईस्ट। दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो ये गया 7 मीटर ईस्ट। पता नहीं दिख भी रही कि नहीं। चलो 7 मीटर कहाँ आए? ईस्ट में। फिर अब ईस्ट में आए हो तो इधर चल रहे हैं ना, ये आपके नजर है सामने। यहां से मैंने कहा 4 मीटर लेफ्ट। तो अब यहां से आप या तो 90 डिग्री नीचे मुड़ते या 90 डिग्री ऊपर।
कुछ और मैं बड़ा ही बना दूँ, चल नहीं रहा, इंक भी नहीं छूट रही, घटिया पेन है। ये आपकी नज़र है। 7 मीटर चल के ईस्ट में यहाँ आ चुके थे। अब मैंने कहा है कि लेफ्ट मोड़ो, आपको लेफ्ट राइट में डाउट हो रहा, तो आप पहले देखो कि यहाँ आने के लिए चल किधर रहे थे, ईस्ट में चल रहे थे। ईस्ट में से मुझे किधर मुड़ना है, लेफ्ट में। सर ने क्या बताया था, घड़ी सही होती है, वॉच इज राइट, यानी वॉच वाला यानी क्लॉकवाइज मुड़ोगे तो राइट में मुड़ोगे, तो लेफ्ट वाला एंटी क्लॉक, घड़ी वाला क्लॉकवाइज वाला राइट के लिए है, तो लेफ्ट के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉक होगा। तो यहाँ से लेफ्ट में मुड़ना है यानी एंटी क्लॉक मुड़ना है, क्लॉकवाइज मुड़ना होता तो राइट के लिए मुड़ते, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉक। ये समझ में आ गया ना, जहाँ पहुंचे हो उसको सेंटर मानो, जिधर देख रहे उधर एक लाइन ड्रॉ कर दो, और उधर से जिधर देख रहे उधर से या तो हमें क्लॉकवाइज मुड़ना है या एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज कब मोड़ोगे, जब राइट कहा जाएगा, एंटी क्लॉक कब मोड़ेंगे, जब लेफ्ट कहा जाएगा। अगर ये चीज याद होगी, आप मैप में चलते रहो, घूमते रहो, सारा काम कर लोगे। तो देखो यहां पहुंचे थे, किधर देख रहे थे, आगे। मैंने किधर कहा था, लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्या था, एंटी क्लॉक। तो आगे जाते हुए आगे एक डॉटेड लाइन बना के वहां से एंटी क्लॉक मुड़ गए, कितना, 90 डिग्री। अब इधर आ गए तो ये आपका लेफ्ट था, लेफ्ट में ऊपर कितना चलना था, 4 मीटर। 4 मीटर चल के यहाँ आए, फिर क्या कहा गया, फिर 4 मीटर लेफ्ट, दोबारा भी 4 मीटर लेफ्ट है, 2 बार लिखे हो ना। तो देखो अब यहाँ जा रहे थे तो चेहरा किधर था, सामने था। फिर किधर मुड़ना है, लेफ्ट, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉक, तो वापस यहाँ से एंटी क्लॉक, जिधर देख रहे हैं वहां से एंटी क्लॉक। लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मुड़ गए। अब मुड़ के अब इधर चलना है, यहीं पे हो ना, बस अपने आप को मोड़े हो, और मुड़ के चलना कितना है, तो 3 मीटर। जहां हो वहां से अपनी नजर को डॉटेड लाइन से आगे बनाओ, मुड़ जाओ, और 90 मुड़ने के बाद जिधर आए उस पे चल दो, 90 मुड़ने पे जिधर आए उस पे चल दो। ये 3 मीटर नहीं था, ये भी 4 मीटर था। तो यहाँ पहुंचे। अब मैं कह रहा घर से अपनी पोजीशन बताओ, तो देखो ये 7, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही हेल्प मिलेगी। ये 4 था, ये भी 4, 7 में से ये 4 माइनस गया तो ये कितना बचा, 3 मीटर। ये हाइट कितनी है, तो ये 4 वाला ये 4 है, ये तो सामने 4 4 आया है, ये 3 ये 4, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। वापस वही, ये 3 ये 4, तो 3 के सामने वाला 37, अगर ये 37 तो ये एंगल कितना हुआ, 53। ये 53 डिग्री ऊपर जाना है, कितने चलना है, 5 मीटर चलना है। तो अब नाम बताना, ईस्ट से नॉर्थ में, इसको लेफ्ट राइट में नहीं बताओगे, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ना है, कितना, 53। तो क्या लिखेंगे, 53 डिग्री जिधर मुड़ना है वो पहले, और ऑफ के बाद जिधर से मुड़ रहे थे। हम ईस्ट से नॉर्थ की तरफ घूम रहे थे, तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कितना, 53 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 5 मीटर। यही आंसर है। हो गया। तो अब मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप इसको लेफ्ट राइट से खुद के लिए ट्राई करो, ठीक है। लिखो, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then turn left, move 2 meter, then turn right, move 6 meter, then again turn right, move 7 meter, then again turn right and move 4 meter. 3 meter east, 2 meter left, 6 मीटर राइट, 7 मीटर राइट, 4 मीटर राइट। एक बार लेफ्ट मुड़े हो, 3 बार राइट मुड़े हो, क्लियर है। इसको मैप में बनाओ, टाइम जितना भी लो, कोई मंजूर है पॉज करके, आपका मोबाइल है, आपका टाइम है, लेकिन जरूर कोशिश करो कि सही तरीके से कर पाओ। खास करके वो लोग जिनको लेफ्ट राइट में डाउट होता था। हम जिधर भी जा रहे, अभी मैं कहूँ जिधर जा रहे, जहाँ पहुँचे उसके आगे थोड़ी सी डॉटेड लाइन बना लो। अगर मैं कह रहा कि लेफ्ट में मुड़ना है तो इसी डॉटेड लाइन पे
एंटी क्लॉक मुड़ जाओ, राइट मुड़ना है क्लॉकवाइज मुड़ जाओ, लेकिन कोशिश जरूर करो। मुड़ने के बाद अब तो पता चल गया ना यार, आगे जा रहे थे दो ही ऑप्शन है, या तो उधर घूमना है या इधर घूमना है, और घूम के फिर चल देना है 90 डिग्री पे। तो किस 90 डिग्री पे चलना है? क्लॉकवाइज मुड़ोगे जब राइट में मुड़ने को कहूंगा, एंटी क्लॉक मुड़ोगे जब लेफ्ट में कहूंगा। राइट मुड़ने को कहूं, जा रहे थे राइट मुड़े, मुड़ के इधर आ गए, जा रहे थे एंटी क्लॉक मुड़े तो यहां तक आए थे, डॉटेड लाइन बनी, एंटी क्लॉक घूम गए हो, ऊपर चल दो। तो ये आपके लिए ऊपर नीचे नॉर्थ वेस्ट नहीं लिखा रहेगा, वो लेफ्ट राइट कहेंगे। तो लेफ्ट राइट को भी तो आपको सबसे सिंपल इजी फॉर्म बता दिया कि राइट का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कर लिए ट्राई? तो देखो चलते हैं अपने मैप सिस्टम पे। सबसे पहले 3 मीटर कहाँ? ईस्ट, इसके बाद लेफ्ट। तो देखो यहाँ से या तो क्लॉकवाइज घूमते, अब मैं बनाऊंगा नहीं, क्लॉकवाइज घूमते या एंटी क्लॉक। हमें कैसे जाना था? एंटी क्लॉक। लेफ्ट कहाँ है ना, तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक। तो ऊपर मुड़े, इधर मुड़ के चले, ये कितना है? ये था 2 मीटर। 2 मीटर चल के अब ऊपर देख रहे हो पेन से, यहाँ से या तो एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज। ना हो तो कॉपी में क्या, सीधे पेन को रख के सामने पेन, कॉपी ये आपकी कॉपी ऐसे होगी, जिधर गए थे वहां पेन को रख लो, क्लॉक एंटी क्लॉक ऐसे सोच लो। इधर गए होते एंटी क्लॉक, इधर गए होते क्लॉकवाइज। 2 मीटर लेफ्ट के बाद क्या था? 6 मीटर राइट। तो 6 मीटर राइट है, यानी राइट मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज इधर मुड़े, मुड़ के कितना चले? 6 मीटर। फिर इधर आ रहे थे, फिर अगेन राइट, तो फिर राइट मुड़े। अब यहां से राइट क्लॉकवाइज जाओगे तो नीचे जाओगे, कितना जाना था? 7 मीटर। फिर अगेन राइट, फिर मुड़े, कितना गए हो? 4 मीटर। तो अब ये मैप सिस्टम में ध्यान दोगे, 2 से 7 तो ये ज्यादा है तो ज्यादा लंबी लाइन, 6 से 4, 4 कम है तो ये 4 को 6 से थोड़ी छोटी लाइन ही बनाएंगे हम कि ये 4 मीटर है। यहां आए हो, डिस्टेंस पूछूं ये कितना था? ये 3 था। डिस्टेंस पूछूं, सबका सीधे सम कर दो। डिस्टेंस पूछूं, सीधे सबका सम कर दोगे। डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो क्या करोगे? तो देखो यहां से ये सीधे मिलाओ और किसी पे भी, या तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो या एक्स वाले पे। तो अगर मैं एक्स वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां से सीधे परपेंडिकुलर ये, तो बस आप कैसे भी ये परपेंडिकुलर निकाल लो और ये परपेंडिकुलर निकाल लो, ये दोनों परपेंडिकुलर आप निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। तो अभी कैसे निकलेगा? देखो ये पूरा कितना था? 7, ये पूरी लाइन 7 है। 7 में ये ऊपर वाला कितना है? 2। तो अगर इस पूरे 7 में से ये 2 माइनस चला जाएगा, ये 2 ऐसे सामने आएगा ना, तो ये 2 अगर घटा दोगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो 7 में से, ये पूरा 7 था, 7 में से अगर ये 2 माइनस हो गया ये वाला 2, तो ये कितना बचा? 5। तो ये 5 है, यानी ये भी 5 है। हो गया। ये कैसे निकलेगा? हमें पता है यहां तक कितना चले थे? ये 3 था। ये टोटल कितना है? ये टोटल 6 है। ये नीचे का कितना है? ये नीचे यानी ये वाला पार्ट, ये पार्ट कितना है? तो ये पार्ट 4 है। तो समझो ये पूरा 6 में से अगर ये वाला 4 माइनस कर दूं तो ये कितना बचा? तो ये 2 बचा। तो ये 3 और प्लस 2, ये टोटल ये भी कितना हो गया? 5। तो ये भी 5, ये भी 5, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आया? 5√2। ऐसे आप कॉम्प्लेक्स टाइप भी देंगे तो बस जो दिया हो ना उसको सामने आगे पीछे ऊपर नीचे लेते जाओ और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। 7 माइनस 2 5, 6 माइनस 4 2, ये 2 और ये 3, क्योंकि हमें पूरा देखना था। ये भी 5, ये भी 5 निकाल लिए। तो बस ये क्लॉक एंटी क्लॉक आपको अच्छे से आता रहेगा, ये वाले क्वेश्चंस कर लोगे। अब अगर मैं कह दूं कि ये चलने में आपको जो टाइम लगा है वो 10 सेकेंड का लगा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पे मुझे आप स्पीड बताओ
और वेलोसिटी बताओ। तो ध्यान देना, यहां मैंने कहीं कुछ एवरेज इंस्टेंटेनियस अगर नहीं बताया या नहीं लिखा है तो इसका मतलब एवरेज ही होता है। अगर सिर्फ वेलोसिटी लिखी है तो वो किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज की। क्यों? क्योंकि पूरे प्रोसेस को दिया गया था और पूरी प्रोसेस में पूछ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक जगह बताए होते, यहाँ की बताओ, इस समय चलते हुए बताओ, तो इंस्टेंटेनियस होता। सिर्फ नाम लिखा है तो किसकी बात होती है? एवरेज की। तो स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस तो क्या होती है? 3 + 2 5 + 7 11 + 7 18 + 4 22। तो ये कितना हो जाता? 22/10। वेलोसिटी कितनी होगी? तो कितना चला है, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा, कितना? 5√2/10। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। तो इतने में आपको पोजीशन वाली जो चीजें होती थी या रेट के दोनों तरीके क्या होते थे, ये चीज आपको समझ में आ गई है। इसको नोट करना है तो कर लो।